हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 13वां है। यहाँ पर हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्रिप्स मिशन तक हमने पढ़ लिया था। हमने ये जाना था कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया है। क्रिप्स मिशन के सामने कांग्रेस ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में रक्षा सदस्य के रूप में एक भारतीय को शामिल करने की बात कही है, और इस बात को लेकर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जो हैं वो एग्री नहीं हुए हैं और अंततः वार्ता टूट गई है। तो क्रिप्स मिशन की वार्ता के विफल हो जाने के बाद गांधी जी ने अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी पहले 2 बड़े आंदोलन चला चुके थे। पहला बड़ा आंदोलन जो है 1920 में असहयोग आंदोलन के नाम से चलाया गया, और दूसरा बड़ा आंदोलन इसकी स्टार्टिंग नमक यात्रा से हुई और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से आप लोगों ने पढ़ा। तो गांधी जी ने यहाँ पर तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया है। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए ये आंदोलन चलाते रहे हैं। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण हैं, जो कि समाजवादी नेता हैं, इन्होंने अंडरग्राउंड होकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया है। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार या प्रदेश सरकार की स्थापना कर दी गई थी। देखिए, कुछ लोग अंग्रेजों की कार्यशैली से इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे, उनको लगने लगा था कि अब अंग्रेज तो जाएंगे नहीं। जब अंग्रेज नहीं जाएंगे तो इससे बेटर ये है कि हम अपनी ही सरकार बना दें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक तरफ तो अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई थी, ठीक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कुछ भारतीयों ने भी तैयार कर ली, और इस प्रशासनिक व्यवस्था को जो है समानांतर सरकार का नाम दिया गया। तो यहाँ पर सतारा में वो समानांतर सरकार की स्थापना हुई है। उसके बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था, और इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर लिया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों और तूफान दलों के साथ मिलकर एक प्रति सरकार यानी समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। तो यहां पर बताया है इन्होंने, कुनबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनाव तक ये चली है। इसके बारे में कुछ जानकारी यहां पर दी गई है। समानांतर का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। जैसे एक ये रेखा खींची गई है, इसके बगल में एक रेखा और खींच दी जाए तो ये रेखा इसकी समानांतर हो जाएगी। मतलब ये है कि जैसी ब्रिटिश शासन की एक व्यवस्था चल रही थी, उसी तरह की व्यवस्था चलाने का प्रयास सतारा में और मेदिनीपुर में किया गया है, जिसको समानांतर सरकार या प्रति सरकार का नाम दिया गया है। तो देखिए, यहां पर 20वां पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। हमने पार्ट 1 में 19 पॉइंट तक लिख लिया था, अब आपका 20वां पॉइंट आएगा। इसमें आप नोट डाउन करेंगे, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया। इसी में पहला सब पॉइंट, हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। सेकंड सब पॉइंट, कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने
इसको भूमिगत समर्थन दिया, भूमिगत समर्थन दिया। थर्ड सब पॉइंट, पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। यह आपका 20 का थर्ड सब पॉइंट है। देखिए सतारा के बारे में थोड़ा सा नोट कर दीजिए, नोट लगा के आप लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहां नोट लगा दीजिए। 1947 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों के यानी कि ब्रैकेट में ग्राम इकाई के साथ मिलकर एक प्रति सरकार की स्थापना कर ली थी। इसी में सब पॉइंट, कुनबी किसानों के दबदबे, यानी कुनबी किसान यहां पर उच्च जाति के थे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद चुनावों तक चलती रही। देखिए किसानों के दबदबे में जो कुनबी किसानों की बात की गई है तो ये उच्च जाति के नहीं है, मतलब संख्या में ज्यादा है, बाहुबल में ज्यादा है, बहुमत में ज्यादा है, इसका मतलब ये है। तो यहां तक आपने सतारा में जो प्रति सरकार की स्थापना की गई है उसके बारे में भी चीजों को नोट डाउन कर लिया है। अब फिर से हम अपने वही भारत छोड़ो आंदोलन पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था और इसमें आम हिंदुस्तानी शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। अब देखिए इसका एक डिसएडवांटेज भी था। डिसएडवांटेज ये था क्योंकि गांधी जी को इसके बाद जेल में डाल दिया गया है, कांग्रेस के कई बड़े लीडर भी जेल में डाल दिए गए हैं। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को मौका मिल गया है क्योंकि कांग्रेस के लीडर भी नहीं है, महात्मा गांधी जी भी नहीं है। तो ऐसे में वो अपनी जो मंशा है, अपना जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए वो लोग सक्रिय हो गए हैं। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथ ही अपना प्रभाव क्षेत्र में फैलाने लगे थे। ये बात यहां पे बताई है। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, आपने 20 में का थर्ड सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। चौथा सब पॉइंट यहां पर और लिखेंगे इसमें 20 में। देखिए नोट वाले सेक्शन को बॉक्स में बंद कर दीजिए, नोट वाले सेक्शन को बॉक्स में ऐसे करके बंद कर दीजिए। इसमें आप लिखेंगे इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। ये 20 का चौथा सब पॉइंट है। इसी में आगे पांचवा सब पॉइंट, जून 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। ये 20 में का पांचवा सब पॉइंट है, यानी कि इसके बाद कुछ साल के बाद गांधी जी को रिहा कर दिया गया है। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया है वो भी हम देखेंगे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर सरकार पार्टी की सरकार बनी और यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड बाबिल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप 20वां पॉइंट आपका पूरा हो गया। अब 21वां पॉइंट आपका यहां पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे 1945 में ब्रिटेन में बनी लेबर पार्टी की सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी, भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। यह आपका 21वां पॉइंट हो जाएगा। अब बाबिल ने तो कई बार प्रयास किया है लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ है। तो 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए हैं। तो सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली है और मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है। और यहीं से जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण स्टार्ट हो गया है, यानी यहीं से मुस्लिमों को समझ में आ गया है, मुस्लिम लीग को, कि हमारी भी ताकत है, हम जहां चाहेंगे वो हमें वहां हमारे लोग हमारा समर्थन कर देंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इनके साथ मिलें।
1940 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया है और इस मिशन ने भारत और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया है जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। लेकिन इसने जो प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव पर जो मुस्लिम लीग है वो एग्री नहीं हुआ है। अंत में जो है वार्ता टूट गई है और वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी अब हम अनुनय विनय नहीं करेंगे, वार्ता वगैरह में टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा सीधा एक्शन के जरिए अपना हक छीनेंगे। चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, दंगा फसाद करना पड़े, गोली चलानी पड़े, हम वो सब करेंगे। तो जब इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कर दिया है, इसके लिए 16 अगस्त 1940 का दिन मुकर्रर किया गया, तय किया गया और उसी दिन से कलकत्ता में दंगे या खूनी संघर्ष स्टार्ट हो गया। और ये खूनी संघर्ष पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होकर बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक में फैल गया है। तो कई जगह पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और कई जगह पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। तो यहां तक की घटनाएं आपकी ये हुई हैं। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। 21वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। वायसराय लॉर्ड बाविल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। बाईसवां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, उन्नीस सौ 1946 की शुरुआत में, या ऐसे लिख लेना, 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। यह आपका 22वां पॉइंट है। अब इसके बाद कैबिनेट मिशन की जो गतिविधि है उनके बारे में यहां पर नोट डाउन करेंगे। तो आपका 23वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे 1940 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने, इसमें पहला सब पॉइंट, 23 का पहला सब पॉइंट, इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता की बात देने की बात रखी। इसी में ही अगला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में, लीग का मतलब मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। ये 23 का सेकंड सब पॉइंट है। थर्ड सब पॉइंट, इसके लिए 16 अगस्त 1940 का दिन तय किया गया था और उसी दिन से कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जो कि बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गया। यह आपका 23 का थर्ड सब पॉइंट है। अब इसके बाद क्या हुआ है वो यहां पर बताया गया है। देखिए यहां पर कुछ चीजें और भी बताई गई हैं कुछ लोगों के बारे में। ये बताया गया नेहरू जी के बारे में और पटेल जी के बारे में। नेहरू जो थे समाजवादी विचारों के समर्थक थे और पटेल जी जो थे वो थोड़े से रूढ़िवादी थे। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, इन लोगों के बारे में जो इनकी कॉमन बातें हैं वो आप नोट करके लिख लेंगे कि इनकी कौन कौन सी बातें बहुत अहम हैं। इसमें नोट करके लिख लेना आप। नेहरू और पटेल कांग्रेस के भीतर
दो अलग राजनीतिक प्रवृत्तियों डैश लगा के समाजवादी और रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व करते थे। नेहरू समाजवादी का और पटेल रूढ़िवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। ये आप नोट के रूप में लिख लेना। अब देखिए कैबिनेट मिशन की विफलता हुई है। कैबिनेट मिशन की जो वार्ता है, प्रस्ताव है, वो पास नहीं हो पाया है, फेल रहा है। इसके बाद फिर नया वायसराय आया है, इसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। इसको वायसराय नियुक्त किया गया है और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन इसका विभाजन होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि मुस्लिम लीग मानेगी तो नहीं, तो विभाजन करके ही अब यहां पर सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है। इसके लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया है। आगे यहां पे बताया गया है, दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की, तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। यानी 15 अगस्त का दिन जब मुकर्रर किया गया और जब 15 अगस्त के दिन दिल्ली में संविधान सभा जब बैठी है, तो उसने महात्मा गांधी जी का बहुत ज्यादा आभार किया है। इस बात की बात यहां पर बताई गई है। तो देखिए यहां पर हम कुछ पॉइंट हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लेंगे। 24वां पॉइंट आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। इसी में सब पॉइंट उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। ये 24 का पहला सब पॉइंट है। 24 का सेकंड सब पॉइंट, औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। ये 24 का सेकंड सब पॉइंट है। अब इसके बाद क्या क्या हुआ है वो भी आप जान लीजिए। अगली हेडिंग है आपकी आखिरी बहादुराना दिन। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने कंफर्म कर दिया है कि आज़ादी तो दी जाएगी, लेकिन देश के विभाजन के बाद। तो जैसे ही ये बात कंफर्म हो गई है और ये भी पता चल गया है कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है 15 अगस्त को पूरी होगी, तो जिन जिन इलाकों में मुस्लिम या हिंदू रह रहे थे सभी एकदम सक्रिय हो गए हैं। खास करके जो भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत है वहां पर स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो गई, क्योंकि वो इलाका जो था मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और माइनॉरिटी के रूप में वहां पर हिंदू समुदाय और सिख समुदाय रहते थे। तो जैसा कि वहां पर कंफर्म हो चुका था कि ये पश्चिमोत्तर प्रांत वाला और जो पूर्वी बंगाल वाला इलाका है ये पाकिस्तान के रूप में जाना जाएगा, यानी मुस्लिम लीग को दिया जाएगा और बाद बाकी हिस्सा जो है भारत के अधीन हो जाएगा। ये बात कंफर्म हो चुकी थी। तो इस इलाके में रहने वाले जो हिंदू या फिर सिख लोग हैं, इनके खिलाफ वहां पर नारेबाजी होने लगी कि ये देश छोड़ दो, ये इलाका छोड़ दो, यहाँ पर तो केवल मुस्लिमों का शासन होगा, गैर मुस्लिमों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। ठीक ऐसी प्रक्रिया भारत में भी हुई। भारत में भी जिन जिन इलाकों में मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में थे, हिंदू बहुसंख्यक थे, तो वहां पर भी मुस्लिमों के खिलाफ इसी तरह की नारेबाजी हुई कि आप लोगों को अलग देश मिल गया है, आप अपने देश में जाओ, यहाँ पर केवल हिंदू रहेंगे। तो बेचारे दोनों लोग डरे सहमे लोग जो हैं चल पड़े हैं। अब उन्हें नहीं पता है कि लोगों का षड्यंत्र क्या है। तो दोनों तरफ से भीषण जनसंहार हुआ है, जिसमें करीब 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आप लोगों ने गदर मूवी देखी होगी, तो गदर मूवी में जो ट्रेनों में लाशों को आपने देखा है, किस तरह से लाशें लटकती हुई भरी हुई आई हैं, उसी तरह की ट्रेनें पाकिस्तान से आई हैं और उसी तरह की ट्रेनें हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई हैं। यानी दोनों तरफ के लोगों को बराबर दर्द मिला है। किसी के साथ कम या ज्यादा कहकर हम यहाँ पर पक्षपात नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी की सबसे बड़ी कीमत इन दंगों के रूप में हम लोगों ने चुकाई। अब इस आज़ादी से कुछ लोग तो बहुत खुश थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि हमें सत्ता मिल गई, लेकिन गांधी जी खुश नहीं थे। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है, सत्ता हस्तांतरित हुई है, उस दिन ना तो झंडा फहराया है और ना ही किसी कार्यक्रम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उनके जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया और कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। यानी कि कांग्रेस ने कभी भी अपने पूर्व के कार्यकाल में कभी भी 2 राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मजबूरी थी, अब तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए पाकिस्तान में जो भी रहा हो, यहाँ पे वही बात नेहरू जी ने दोहराई है कि पाकिस्तान में हालात जो भी रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा।
देखिए ये बात कन्फर्म थी कि भारत से सभी मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भारत में जितने मुस्लिम वहां पर पाकिस्तान रीजन में थे उससे ज़्यादा मुस्लिम भारत में रह रहे थे। तो ये बात सब लोग जानते थे कि सभी मुस्लिम वहां पर नहीं जा सकते हैं। अब भारत में जो बच्चे मुस्लिम हैं उनका क्या होगा, अब उनको भी डर सता रहा है। तो उन लोगों को आश्वस्त करते हुए नेहरू जी ने और गांधी जी ने बात कही है कि पाकिस्तान के हालात चाहे कुछ भी रहें, लेकिन भारत जो है एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश ही बनेगा। यानी यहाँ पर अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों को समान अधिकार दिए जाएंगे। ये बात इन्होंने स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। ये बात यहाँ पर इन्होंने उद्घोषित कर दी है, घोषणा कर दी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। हमने 24 पॉइंट लिख लिए हैं, 25वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे और ना तो उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही झंडा फहराया, और ना तो उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया। विराम, वे उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। मतलब महात्मा गांधी जी 24 घंटे के उपवास पर थे। अब देखिए इनके जीवनी लेखक जो है डीजी तेंदुलकर, इनके बारे में भी पूछा जाता है कई बार। तो आप लोग यहाँ पे 25 का पहला सब पॉइंट कर देना, इसमें लिख लेना। उनके जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। यह 25 का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए यहां तक आपने गांधी जी की बात सुन ली। अब इसके बाद गांधी जी ने नेहरू को सलाह दी है, वो भी यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो 26वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी में सब पॉइंट, कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। यह आपका 26 का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए देश के हालात क्या रहे हैं, क्योंकि दंगा काफी लंबे समय तक चला है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहां से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। क्योंकि गांधी जी बार बार सद्भावना की बात कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कह रहे थे, तो गांधी जी जो भी सभा करते थे तो वहां पर उनकी सभा की स्टार्टिंग कुरान की आयतों से होती थी। तो इस बात को लेकर भारत में जो हिंदू बहुसंख्यक समाज है उसको आपत्ति थी। अब वो गांधी जी के फेवर में नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगा था। तो इस वजह से गांधी जी अपनी सभा पूरी नहीं कर पाते थे। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी, और होगी भी। भाई जिसने अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोने का गम सहा है और उसके सामने ये सब कार्रवाई करवाई जाए तो उसको बहुत दिक्कत होगी। ऐसे ही पाकिस्तान में भी, अगर पाकिस्तान में उस समय कुछ लोग अगर हिंदुओं के फेवर में बोलते तो हो सकता है पाकिस्तान में जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे उनको भी आपत्ति होती। तो यहां पर भी वही सब चीजें हुई हैं। अब देखिए तेंदुलकर ने आगे क्या लिखा है, डीजी तेंदुलकर के शब्दों में, गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन जैसा कि जानते थे कि वहां पर जाके मिलेंगे किससे। जिन्ना जो कि कभी इनका शिष्य हुआ करता था वो इनके अगेंस्ट है, और कोई व्यक्ति वहां पर है नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजादी की कीमत हम सब ने देश विभाजन और हिंसा की विभीषिका से चुकाई। हिंसा में 20 लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग जो हैं अपने घरों से वंचित हो गए। कई लोग इस हिंसा और देश विभाजन का जो जिम्मेदार है वो गांधी जी को मानते थे। उन्हें लगता था कि देश विभाजन
जो है गांधी जी की एक चाल रही और गांधी जी ने सबको अंधेरे में रखा। कई लोग गांधी जी से इतनी नफरत करने लगे थे कि उनकी हत्या के षड्यंत्र और प्रयास भी करने लगे थे। तो 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। 26 जनवरी 1948 को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में एक भाषण दिया। इसमें कहा, यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत 2 भागों में बढ़ चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र और भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद और सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। ये बात गांधी जी ने कही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ऐसा ही एक कट्टरपंथी व्यक्ति था जो कि गांधी जी को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक था। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। वह नाथूराम गॉडसे नाम का ब्राह्मण था। पुणे का रहने वाला गॉडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। तो देखिए, अब आप लोग 27वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे, पुणे के रहने वाले नाथूराम गॉडसे नाम के ब्राह्मण ने 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी। 27 का पहला सब पॉइंट यहां लिखेंगे आप। गॉडसे गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। देखिए, आजादी के बाद भले ही हिंसा में लाखों लोग मारे गए हों, लाखों लोग बेघर हो गए हों, लेकिन फिर भी देश की जनता के मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा का भाव था। और जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर पूरे देश में फैली है, तो देश में शोक की लहर दौड़ गई है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब भारतीय लोगों ने भी गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। इसी तरह टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ये कुछ प्रतिक्रिया रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं आप इनके बारे में लिख लेना, जिससे कि कहीं आंसर राइटिंग में आपको मेंशन करना पड़े तो बता देंगे आप। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। इसी में थर्ड सब पॉइंट, टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। अब आपकी हेडिंग है गांधी को समझना। देखिए, यहां पर हम लोग गांधी जी के बारे में उनके द्वारा लिखे हुए पत्रों के द्वारा, उनके द्वारा जो नोट लिखे गए हैं उनके द्वारा, इसके अलावा उनके समकालीन जो लोग रहे हैं, चाहे उनके ऐतिहासिक लोग रहे हों या उनके अपोनेंट्स रहे हों, उन सब ने गांधी जी के बारे में अपनी जो राय व्यक्त की है, उनके बारे में जो लिखा है, उन सब से हमें गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब भाषणों की दिक्कत क्या है वो भी बताई गई है कि भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि उसके व्यक्तिगत पत्र हमें उसके निजी विचारों की झलक देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई बार क्या होता है कि जो सार्वजनिक भाषण होते हैं, तो सार्वजनिक भाषण में हम सब लोग संयमित भाषा में, मर्यादित भाषा में बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम कोई बात ऊंट पटांग बोल देंगे, कोई उल्टी सीधी बात बोल देंगे, तो हो सकता है लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में जो दबी हुई बातें होती हैं, हम उन्हें लोगों की भावनाओं के आहत होने के डर से पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जब वो भी बातें हम अपने मित्र या फिर घनिष्ठ संबंधी के साथ
पत्र व्यवहार में या फिर चैटिंग वगैरह में लिखते हैं तो खुलकर लिखते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। कई बार क्या था, लोग जो हैं गांधी जी के बारे में जो विचार हैं भाषण में तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन अपनी डायरी वगैरह में जहाँ पर लिखा है, किसी को पत्र लिखा है, वहाँ पर उन्होंने गांधी जी के बारे में अपने विचार खुलकर रखे हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वे अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते हैं। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर यानी पुराने पत्रों का पुलिंदा इसके नाम से प्रकाशित किया। यानी कहने का मतलब ये है, गांधी जी ने बहुत सारे जो पत्र हैं अपने तो हरिजन नामक अखबार में प्रकाशित किए हैं जो कि लोगों के द्वारा उन्हें मिलते थे। इसी तरह से नेहरू जी ने भी, जो नेहरू जी के प्रति उन्हें लोगों का लगाव था, लोग नेहरू जी को पत्र देते थे, उन पत्रों को नेहरू जी ने इकट्ठा करके उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर के नाम से प्रकाशित किया। तो यहां पर अब आप लोग 28वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। इसी में सब पॉइंट, नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से प्रकाशित किया। यह 28 का पहला सब पॉइंट है। तो देखिए यहां पर वो पत्र रखे गए हैं। हालांकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लेटर पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ताकि अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लें। ऐसे कई सारे पत्र हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पत्रों की झलक आपको दिखाई। अगर आपका मन हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। छवि गणना। आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती हैं जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफी समृद्ध होता है। ये आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर लिखी गई होती हैं। तो कई बार किसी व्यक्ति की आत्मकथा लिखी जाती है तो आत्मकथा जो है वो अपने जो विचार हैं उसमें भी उसके विचार झलकते हैं। इसके अलावा पुलिस की नज़र से देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो पुलिस होती थी वो रिपोर्ट तैयार करती थी, तो रिपोर्ट में भी हर व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ बातें लिखती थी। तो उसकी नज़रिया कैसा था, वो कैसे लोगों के बारे में बातें लिखती थी, तो वो भी यहाँ पर हम जानेंगे। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उस समय के पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्टें गोपनीय होती थी, लेकिन अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में उपलब्ध हैं जिन्हें कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20वीं सदी की शुरुआती सालों में गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्टें, पाक्षिक का मतलब क्या, हर 15 दिन पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्टें स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी। यानी कि 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान हर 15 दिन पर पाक्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती थी, जिसमें जो पुलिस होती थी अपने आसपास जो गतिविधियां हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में, उन व्यक्तित्वों के बारे में उनमें लिखती थी। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्टों को देखें तो पाएंगे कि गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में लोगों को यकीन ही नहीं था। स्टार्टिंग में प्रशासन बिल्कुल मौन था, उसे यकीन ही नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक और एक कर्तव्य और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने की हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इसके कई सारे कारण हैं। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाला इसे अगर बहुत कह सकते हैं सिंसियरली ले लेता और इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखता कि वाकई बहुत चिंता का विषय है, हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाए, इस तरह की बातें लिखता, तो उसी अफसर के ऊपर गाज गिरती, क्योंकि फिर गांधी जी की निगरानी भी करनी पड़ती, आंदोलन को रोकने के लिए प्रयत्न भी करने पड़ते। तो अधिकारी भी ये देखते थे कैसे भी करके हम बच जाएं, कैसे भी करके हमें काम ना करना पड़े, जैसा कि आज के समय में होता है। तो उस समय भी इसी तरह के लोग थे, उनके मन में भी यही आता था
कि अगर हम इनके बारे में सही सही बात लिख देंगे तो हो सकता है प्रशासन की तरफ से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाएं, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाएंगे तो हमें गांधी जी को रोकना पड़ेगा, और गांधी जी को रोकने का मतलब ये है कि पब्लिक से बढ़ना है। तो उस समय के अफसर भी इस बात को लेकर चिंतित रहते थे, जैसा कि उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा है। अब देखिए, गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्टें हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अखबारों से, देखिए अखबारों से क्या छपता था। लेकिन अखबारी ब्यौरों को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। ये अखबार प्रकाशित करने वाले लोग ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ही यह तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह की जाएगी। देखिए, उस समय जो भी अखबार निकाले गए थे वो किसी न किसी क्रांतिकारी के थे। तो अखबार में जो भी लिखा जाता था वो क्रांतिकारी की ही भाषा होती थी। अगर क्रांतिकारी गर्मपंथी है तो भाषा की, जो अखबार की भाषा होगी, काफ़ी उग्र होगी। नरमपंथी विचारों वाला है तो उसकी भाषा जो है उसी तरह की होगी, नरम टाइप की होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सच है कि उस समय के जो अखबार है उनको भी हम सच नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो भी अखबार में लेखन या लेख लिखे जाते थे उसमें उन लोगों का दृष्टिकोण वहां पर शामिल हो जाता था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है। अब इसके बारे में यहाँ पे काल लेखा दी हुई है। इसमें से अधिकांश चीज़ों को आप लिख चुके हैं। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, बारदोली में किसान आंदोलन, ये देखिए सब लिख चुके हैं आप। यहाँ पर इन सब के बारे में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू, दांडी यात्रा। देखिए, भूलना नहीं है आपको, दांडी यात्रा इसी का ही पार्ट है। ठीक है, दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया है, ये आपको भूलना नहीं है। हालांकि ऊपर इसके बारे में स्पष्ट शब्द नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग मानी जाती है। इसके अलावा जितनी सारी गतिविधियां हैं उन सबके बारे में आपने यहाँ पर देख लिया है और नोट डाउन भी कर लिया है। तो आपका यहाँ पर पार्ट 2 और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब आपके 2 चैप्टर बचे हैं और उसी के साथ आपकी क्लास 12 की पुस्तक भी समाप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और आपको इन नोट्स से काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिल रही होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।